तो गाइस, मेरा नाम नवल। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 फरवरी से अप्रैल के महीने की करंट अफेयर्स है। इससे पहले हमने आप देख सकते हो पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन कवर कर लिया था। इसके 3 लेक्चर आ चुके हैं जो कि फेब अप्रैल 2022 PT 365 के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें होगा। आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक कवर कर लेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा है, यहाँ पे 3.13 तक है। ठीक है, तो न्यूज़ में है फिस्कल पॉलिसी। पहली जो न्यूज़ है, फिस्कल पॉलिसी आप सबको पता ही होगा कि जो बेसिकली गवर्नमेंट देखती है। तो दिसंबर क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो दिसंबर का है, यहाँ पे CAD जो था, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो उसमें क्या है कि दिसंबर क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2022 के जो इंडिया का CAD है वो 23 बिलियन पहुँचा है, 2.7% GDP का, और 9th ईयर है हाई सिंस CAD जो टच हुआ है 31 बिलियन का ड्यूरिंग द क्वार्टर। BOP किस में डिवाइडेड है आप देख सकते हो। करंट अकाउंट है आपका, क्रूड ऑयल, कार्स, मोबाइल, कंप्यूटर, गोल्ड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है यहाँ पे। इनविजिबल की बात करें, सर्विसेज प्लस है, इनकम प्रॉफिट जो आता है डिविडेंड से। फिर आपका ट्रांसफर जो रेमिटेंसेस, डोनेशन और गिफ्ट से आते हैं। कैपिटल में आपकी इन्वेस्टमेंट, FDI, FII। फिर आपका लोन्स होते हैं कैपिटल में, जो गवर्नमेंट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होगी, और बैंक होगी आपके NRI से। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो ट्रांजेक्शन जो होती है गुड सर्विसेज या एसेट जो दो कंट्रीज़ के बीच में होती है, बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो रिकॉर्ड होती है वो BOP में रिकॉर्ड होती है। ये जो पर्सपेक्टिव है इन्वेस्टमेंट सेविंग डायनामिक्स का, ये करंट अकाउंट जो है ये एक्सप्रेस होता है एज अ डिफरेंस बिटवीन नेशनल और पब्लिक और प्राइवेट सेविंग इन्वेस्टमेंट भी होती है यहाँ पे। CAD जो होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, यहाँ पे 2 मेन अकाउंट होते हैं जिसमें रिकॉर्ड करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विस का, और ट्रांसफ़र जो पेमेंट का होता है कंट्री का। जब एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम होता है तो ट्रेड सरप्लस होता है, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। बट अगर इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो ट्रेड डेफिसिट होता है। वैसे ही ट्रांसफ़र पेमेंट जो रिसीव्ड होते हैं आपके बाय रेजिडेंट फॉर फ्री विदाउट एनी प्रेजेंट या फ्यूचर पेमेंट रिटर्न में, इसमें आते हैं रेमिटेंसेस, गिफ्ट और ग्रांट्स। ये तो आपका करंट अकाउंट का था। कैपिटल अकाउंट एक सेकेंड अकाउंट होता है जो बेसिकली इंटरनेशनल परचेज देखता है, सेल ऑफ एसेट देखता है, जैसे मनी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स हो गए। CAD की बात करें ट्रेंड, तो रिसेंटली लास्ट फ्यू इयर्स में जो रिकॉर्ड हुआ है, आइसोलेटेड क्वार्टर्स आए CAD करंट अकाउंट सरप्लस के, जो Q1 पे रहा है 2021-2022 आफ्टर मोर देन अ डिकेड फॉल, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से फॉल हो गया था, आप सभी को पता है। और बाकी सारी रीज़न भी थे जो कि आप ग्राफिक में देख सकते हो। इससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो 2015 और 2010 से लेके 2020 तक आप देख सकते हो फॉल ही रहा है। जो ट्रेंड रही है मर्चेंटाइज या सर्विसेज ट्रेड में, इसमें इंडिया बिहाइंड रहा है, बिहाइंड कंटिन्यू रहा है। ट्रेड डेफिसिट में रहा है मर्केंटाइल गुड्स पे, पर ट्रेड सरप्लस रहा है सर्विस में। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का, 87 बिलियन आता है यहाँ पे। फिर प्राइमरी रीज़न क्या है CAD का? इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक डिमांड या कंज्यूमर स्पेंडिंग। फिर अनकॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट्स हैं क्योंकि अनफेवरेबल पॉलिसी है, एक्सचेंज रेट है। एनर्जी इंपोर्ट्स इंक्रीज़ हुए हैं जिसकी वजह से हम अभी भी डिपेंडेंट हैं, और डिमांड भी ज़्यादा है, लोअर डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। फिर राइस है आपका ग्लोबल कमोडिटी प्राइस पे, जो कि हाई इंपोर्ट कमोडिटीज़ पे रहती है। फिर पोटेंशियल थ्रेट क्या है जो CAD बढ़ रहा है, कि उससे क्या होगा कि पुल आउट हो जाएंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स, या लिमिटेड कैपिटल फ्लो होगा, जैसे तब पर टैंट्रम था 2013 का। फिर आपका कॉस्टली मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट हुआ जो फ्री फॉल हुआ था करेंसी एक्सचेंज रेट पे। इन्फ्लेटरी कंसर्न जो है जिसकी वजह से फर्दर रिडक्शन होता है डोमेस्टिक सेविंग पे, कॉन्सिक्वेंटली ये लोअर करता है इन्वेस्टमेंट। पेमेंट इनबैलेंस या BOP क्राइसिस जो है ऑब्जर्व कर रहे थे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 1997 पे। टैक्सेशन जो वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात करें तो यहाँ पे अकाउंट लिया गया है फिनोमिनल इंक्रीज जो आया ट्रांजेक्शन वर्चुअल डिजिटल एसेट पे। गवर्नमेंट ने बेसिकली एक स्पेसिफिक टैक्स रिजीम प्रोवाइड करी है टैक्सेशन वर्चुअल डिजिटल एसेट पे, इस बजट पे 2022 और 23 का। प्रपोज टैक्सेशन जो वर्चुअल डिजिटल एसेट पे है, पहले तो डेफिनेशन क्या है वर्चुअल एसेट की, तो ये क्लॉज आया है 47 ऑफ सेक्शन 2 इनकम टैक्स एक्ट के अंडर। ये वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी कोड या कोई भी टोकन
नॉट बीइंग इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी जो जनरेट होती है क्रिप्टो करेंसी के या किसी अदर मीन से बाय वॉट एवर नेम, जो प्रोवाइड करता है एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन वैल्यू का एक्सचेंज जो होता है विद और विदाउट कंसिडरेशन, जिसमें प्रॉमिस होता है कि रिप्रेजेंटेशन के पास इनहेरेंट वैल्यू होगी या फंक्शन होंगे जो एक स्टोर वैल्यू की तरह काम करेंगे, या कोई भी यूनिट अकाउंट का जिसमें एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी इन्वेस्टमेंट का, बट वो लिमिटेड नहीं है इन्वेस्टमेंट स्कीम से, वो ट्रांसफर होते हैं, स्टोर होते हैं और ट्रेड होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। नॉन फंजेबल टोकन जो है या कोई भी सिमिलर नेचर पे वॉट एवर मीन्स कह सकते हैं इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करा था जिसमें ऑफिशियल गैजेट में ये लिखा गया था कि इंक्लूड करता है, एक्सक्लूड करता है कोई भी डिजिटल एसेट को, जो कि डेफिनेशन के बारे में बात करता है वर्चुअल डिजिटल एसेट की। फिर टैक्स जो इनकम या कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट पे होती है, तो यहाँ पे जो 1 अप्रैल 2022 में ये लाया गया था अंडर सेक्शन 115 BH का इनकम टैक्स एक्ट का, कोई भी इनकम जो ट्रांसफर हो रही है किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट पे वो टैक्स होगी एट द रेट ऑफ 30%। यहाँ पे कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर या अलाउंसेज जो कंप्यूट कर रहा है कोई भी इनकम का एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लॉस हो रहा है जो ट्रांसफर से वर्चुअल डिजिटल एसेट वो सेट ऑफ नहीं हो सकते अगेंस्ट एनी अदर इनकम। गेन जो होता है ट्रांसफर से वर्चुअल डिजिटल एसेट वो नॉन डिडक्टेबल है। फिर गिफ्ट या वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है प्रपोज होते हैं कि वो टैक्स होगी इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। फिर आपका जो पेमेंट है ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट की बात करें तो यहाँ पे इफेक्टिव आया है 1 जुलाई से आएगा। TDS जो होगा 1% का होगा। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स वो डिडक्ट होगा फ्रॉम सेक्शन 140S ऑन पेमेंट मेड अबव मॉनिटरी जो थ्रेशोल्ड है वर्चुअल एसेट पे। बेनिफिट क्या है यहाँ पे, डायनामिक डेफिनेशन की वजह से इंक्लूड कर रहे हैं और एक्सक्लूड कर रहे हैं कोई नए डिजिटल एसेट को भी। स्टीप रेट टैक्स रेट है, इन एबिलिटी है कि ऑफसेट लॉसेस हो यहाँ पे अगेंस्ट एनी अदर सोर्सेज और इनकम का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पीपल्स का फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ड्यू टू हाई वोटैलिटी स्पेकुलेशन नेचर का जो है इनकम का है। रेगुलेशन जो डिजिटल एसेट का ये बेसिकली एक क्लासीफाई वर्चुअल डिजिटल एसेट देखता है एक सेपरेट एसेट क्लास का। फिर आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करें तो ये जनरेट करता है एडिशनल रेवेन्यू जो कि ग्रोथ और रिड्यूस करता है फिजिकल डेफिसिट को। अदर डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट इन फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो एसेट मोनेटाइजेशन की बात करें तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने सेटअप करा है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कोऑपरेशन जो बेसिकली फास्ट ट्रैक करती है मोनेटाइजेशन लैंड का या नॉन कोर एसेट का पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, और यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करती है 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन एंटिटी एंड LMC जो है एक इनिशियल ऑथराइजेशन शेयर कैपिटल है यहाँ पे 5000 करोड़ का और सब्सक्राइब कैपिटल जो है यहाँ पे 150 करोड़ का होगा। स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नए गाइडलाइंस जो रिलीज़ करेगी है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने DIPM, और स्टेट गवर्नमेंट या PSUs जो है वो अलाउड नहीं होंगी बाय आउट करने के लिए कोई भी अदर PSU। जो भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स है जिसमें बेयर मिनिमम प्रिजर्विंग जो एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर कमर्शियल एंटरप्राइज है जो होल्ड कर रही है कंपनी वो रिटेन करेगी अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे इम्प्लाई करता है सेल ऑफ सब्सटैंशियल पोर्शन गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग का सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जो ट्रांसफर करती है मैनेजमेंट कंट्रोल का। फिर वेज एंड मीन्स एडवांटेज की बात करें तो WMA की बात करें तो कंसिडर कोविड-19 जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से RBI ने रेज करा है वेज एंड मीन्स एडवांसेस का 2021 में। ये बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था 1997 में इशू हुआ था, और ये प्रैक्टिस करता है इशूइंग एड हॉक ट्रेजरी बिल्स को जो रिप्लेनिश करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कैश फ्लो। यहाँ पे RBI का जो एक्ट है 1934 में उसमें वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो टेम्प्रेरी एडवांसेस RBI देखती है सेंट्रल स्टेट्स को क्योंकि उनके मिसमैच जो होता है उसको कवर करने के लिए होता है। ठीक है, ये एडवांसेस जो होते हैं ये 3 महीने के अंदर देना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द एडवांस। जब मतलब पैसा दिया होता है RBI ने गवर्नमेंट को उसके 3 महीने के अंदर दिया जाता है। इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो एग्जिस्टिंग रेपो रेट पर होता है, रेट जहाँ पे RBI एंड करता है शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक्स। WMA पार्ट नहीं है फिजिकल, ये FRBM का पार्ट नहीं है, अलग है बिकॉज ये पेड होती है विद इन ईयर इटसेल्फ। ठीक है, FRBM का थोड़ा हिसाब अलग होता है। 2 तरह के होते हैं, एक स्पेशल होता है एक नॉर्मल होता है। स्पेशल में क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज़ में कोलैटरल दिया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो स्टेट हेल्ड करती है। आफ्टर स्टेट हैज एग्जॉस्टेड द लिमिट ऑफ SDF, ये एक नॉर्मल WMA आता है। इंटरेस्ट रेट जो SDF का जो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज़ का होता है वो 1% ज़्यादा होता है दैन रेपो रेट। यहाँ पे स्टेट वाइज लिमिट होती है फंड्स का।
जो अवेल कर सकते हैं WMA। ये डिपेंड करता है फैक्टर्स पर, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिजिकल पॉल्यूशन क्या है स्टेट की। तो स्टेट जो लेते हैं उसकी फिजिकल मतलब उसकी कंडीशन देख के ये देते हैं, ठीक है। अगर मान लो लोन ज़्यादा दिया रहता है तो फिर प्रायोरिटी नहीं देंगे उसको, या जो भी है। लिमिट्स जो है WMA की वो डिसाइड होती है गवर्नमेंट और RBI म्यूचुअली डिसाइड करता है और रिवाइज करती है पीरियोडिकली। फिर नेक्स्ट है आपका श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन एक तरह का हिडन इन्फ्लेशन है जो बेसिकली मतलब उसमें इन्वॉल्व होता है, जो साइज़ होता है प्रोडक्ट का वो कम होता है, ठीक है। पर यहाँ पे जो स्टिकर प्राइस है मतलब जो MRP है वो ज़्यादा रहती है इसकी। रादर क्या होता है कि जो इंक्रीज़ होता है प्रोडक्ट का बढ़ जाता है, जो कंपनी का है वो स्मॉल पैकेज ऑफर करती है स्टिकर प्राइस पे, रेजिंग करती है आपका प्राइस पर गिवन अमाउंट जो स्ट्रैटेजिकली एम्प्लॉय करते हैं कंपनीज को। और ये मेनली फूड एंड बेवरेज होता है ताकि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सके, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकिंग और मॉनिटरी। तो बैंकिंग और मॉनिटरी में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़ SDF एक फर्स्ट बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू जो होता है फिजिकल ईयर 23 का। यहाँ पे MPC है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, जो जिसने इंट्रोड्यूस करा था स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटीज़। और ये फ्लोर है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ कॉरिडोर। तो SDF जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़ जो है ये एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो ऑब्जर्व करती है लिक्विडिटी शेड्यूल कमर्शियल बैंक से। और यहाँ पे कोई भी कोलैटरल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं है रिटर्न में। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2014 में, जो उर्जित पटेल कमेटी ने करा था। एक्सपर्ट कमेटी रिवाइज करती है, स्ट्रेंथन करती है मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो कि एक टूल की तरह यूज़ करती है, मैनेज करती है लिक्विडिटी को। फ्रॉम 2022 SDF जो है रिप्लेस करेगा फिक्स रेट रिवर्स रेपो को, जो कि फ्लोर है LAF का कॉरिडोर का। और इंटरेस्ट रेट जो होगा 3.75% रहेगा। डिपॉजिट जो SDF के होगा वो एलिजिबल नहीं होगा CRR के अंडर, जो मेंटेन होता है सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट 1934। बट ये एलिजिबल एसेट रहेगा मेंटेनेंस के स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो अंडर सेक्शन 24 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। बेनिफिट क्या है SDF का? तो ये ऑब्जॉर्व करता है सरप्लस लिक्विडिटी बैंक से जो फ्लश होते हैं फ्रॉम विद एक्सेस मनी हायर इंटरेस्ट रेट पे, जो कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। फिर ये सेटन करता है ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क जो मॉनेटरी पॉलिसी का होता है। ये रिमूव करता है बाइंडिंग कोलैटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो कंसर्न रहता है RBI पे। फिर ये रिस्टोर करता है LAF को, LAF के कॉरिडोर को, बाय नैरोइंग द LAF विद 50 बेसिस पॉइंट। इंक्रीज़ करता है डिस्क्रिप्शन बैंक को, एक्सेस देता है SDF को और MSP को, अनलाइक जो LAF है जो कि रिवर्स रेपो है, जो कि एलिजिबल रहता है RBI के डिस्क्रिप्शन को। पोटेंशियल इश्यूज़ क्या है SDF का? एक नॉन कोलैटरल ओपन एंडेड इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी करता है बैंक्स की और डिप्लॉय करता है सरप्लस लिक्विडिटी RBI के साथ वाया SDF, जो रिस्क को कम करता है प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट नहीं होता जो कि सप्लीमेंट की ज़रूरत है बाय मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, जैसे OMA हो गया ड्यूरिंग लार्ज कैपिटल नेट इनफ्लो, जो ऑब्जर्व करता है ड्यूरेबल लिक्विडिटी। पोटेंशियल इश्यूज़ के यहाँ पे SDF के रिलेशन जो इम्पैक्ट करता है बैलेंस शीट पे करता है RBI की, इम्पैक्ट करता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे OMO हो गया, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स हो गया, तो बड़ी सारी चीज़ें होती है इसमें भी। फिर आपका डिफरेंस आता है यहाँ पे टर्म्स में जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का होता है। तो यहाँ पे रेपो रेट जो है 3.35% का है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो ये पार्ट रेट जो है जहाँ पे RBI पे करता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को कि वो अपना जो पार्क करे एक्सेस फंड को RBI के साथ, ये अवेलेबल होता है RBI के डिस्क्रिप्शन पे। तो यहाँ पे कोलैटरल चाहिए होता है RBI को फ्रॉम RBI टू बैंक्स। ये बेसिकली कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, ऑब्जर्व करता है लिक्विडिटी को। फिर आपका स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटीज़ जो है 4.15% पे है। ये नया इंट्रोड्यूस करा गया है फैसिलिटीज़ SCB जो बैंक्स होते हैं कि वो अपने एक्सेस फंड RBI के साथ रख सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट में आप RBI पे कर रहा है SCB को ताकि वो अपने एक्सेस फंड जो है RBI के साथ रह सके। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे SCB जो है पार कर रहा है अपने एक्सेस फंड RBI के साथ। ये बैंक की डिस्क्रिप्शन पे रहता है, जैसे रिवर्स रेपो रेट में RBI के डिस्क्रिप्शन पे है कि उसको करना ही नहीं करना, यहाँ पे भी बैंक की डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे कोलैटरल ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पे आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए होता है। फिर आपका रेपो रेट 4.40 है, मतलब रिवर्स रेपो रेट से भी ज़्यादा, स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी से भी ज़्यादा है। ये बेसिकली रेट होता है जब RBI लैंड करता है मनी बैंक्स को, तो फ्रॉम बैंक्स टू RBI जा रहा है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में फ्रॉम RBI टू बैंक्स जा रहा है। ये बेसिकली रेगुलेट सेम है, रेगुलेट करता है लिक्विडिटी इकोनॉमी पे, मतलब यहाँ पे डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने को होता है। रिवर्स रेपो रेट स्पेसिफिकली कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, मतलब जो पैसा बढ़ रहा है।
मार्जिनल स्टैंडिंग MSF जो है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ जो है 4.65% है, ज़्यादा है, ये बदलती रहती है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को ओवरनाइट फंड देती है फ्रॉम RBI इन केस ऑफ यहाँ पे सीरियस कैश शॉर्टेज होता है या एसेट लिक्विडिटी मैच होता है। ये मैक्सिमम लिमिट जो है 2% का रहता है बैंक्स का। नेट डिमांड्स का टाइम लाइबिलिटीज़ का NDTL होता है, यहाँ पे बैंक से RBI की तरफ जाता है। शॉर्ट टर्म लोन्स जो है RBI हेल्प करता है SCB को। जो है इसका नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है NRCL, जिसको इंडिया का बैक बैंक का माना जाता है, वो बेसिकली रिज़ाइन कर दिया है एज द RBI अप्रूवल फॉर अपॉइंटमेंट, अब अराइव नहीं हुई। बैड बैंक क्या होता है आपका? बैड बैंक बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कोई भी स्ट्रक्चर जो सेग्रीगेट करता है परफॉर्मिंग एसेट जो नॉन परफॉर्मिंग से हो सकता है। इधर यह बैलेंस शीट मॉडल्स क्या होते हैं? ये बैड एसेट होते हैं जो बेसिकली सेग्रीगेट करते हैं इंटरनल यूनिट को। ये हेल्प करते हैं इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी में। वर्क जो सिग्नल देता है मैकेनिज्म मार्केट को, शोकेस करता है बैंक की कमिटमेंट, जो क्लियर करता है बैलेंस को। ऑफ बैलेंस शीट मॉडल्स जो अगर ऑन द अदर हैंड ये एक स्पेशल पर्पस एंटिटी है जो बेसिकली वेरिन जो बैड एसेट है वो ऑफलोडेड होते हैं, सिक्योरिटाइज करते हैं उनको, वो बेसिकली डाइवर्स सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को देखते हैं। ऑल्टरनेटिवली ये बैड एसेट को शिफ्ट करते हैं टू एन एक्सटर्नल एसेट मैनेजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। जो लेटर मॉडल है वो कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव है, इंश्योर करता है मैक्सिमम रिस्क ट्रांसफ़र इन कंपैरिजन जो अदर्स हैं। इंडिया का जो बैड बैंक है वो बेसिकली जो इंडिया ने अनाउंस करा था वो यूनियन बजट में अनाउंस करा था फाइनेंशियल 2022 में, ठीक है। दो सेपरेट एंटिटीज़ जो सेटअप हुई थी वो है NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और इंडियन डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो NARCL जो है एक सेटअप होती है, बेसिकली सेग्रीगेट करती है कंसोलिडेटेड स्ट्रेस एसेट जो बेसिकली सब्सिक्वेंट रेजोल्यूशन करती है। PSB के पास आपका जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उनके पास 51% की ओनरशिप रहेगी NARCL में। NARCL जो है बेसिकली 15% देगा एग्रीड वैल्यू का जो लोन कैश पे रहेगा और रिमेनिंग 85% जो होगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी करेगी जो 5 साल के लिए वैलिड होगा और यहाँ पे इन्वोक करेगी मीटिंग जो शॉर्टफॉल होगा फेस वैल्यू पे SR और एक्चुअल रियलाइजेशन जो होगा लिक्विडेशन पे होगा। एडिशनल जो NARCL जो है वो लाइबल होगा कि वो एक एनुअल गारंटी फीस दे। NARCL जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो खरीदे 2 लाख करोड़ बैड एसेट का और ओवर टाइम यहाँ पे 45% जो है ARCL जो है कलेक्टिवली एक्वायर करेगी टिल मार्च 2021, जो कि होगा 4.5 लाख करोड़। IDRCL जो है मैनेज करेगा एसेट को और इन्वेस्ट करेगा मार्केट प्रोफेशनल्स को। टर्न अराउंड जो एक्सपर्ट होंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे और पब्लिक FI होंगे वो बेसिकली होल्ड करेंगे 49% और जो रेस्ट होगा वो प्राइवेट सेक्टर लैंडर्स की तरफ होगा। तो यहाँ पे दो एंटिटीज़ जो है NARCL है, IDRCL है, जो बेसिकली एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है जिनका स्कोप जो है डिफाइन होता है डेप्ट मैनेजमेंट एग्रीमेंट पे और ये एग्जीक्यूट होगा दो एंटिटीज़ के बीच में। अरेंजमेंट जो बेसिकली प्रिंसिपल एजेंट बेसिस पे होगा। फाइनल अप्रूवल जो होगा ओनरशिप जो रेजोल्यूशन होगा वो बेसिकली NARCL के अंडर लाई करेगा एज अ प्रिंसिपल। सो इवन जो IDRCL जो है मेजॉरिटी ओन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जो फाइनल अथॉरिटी है वो रेस्ट करेगी NARCL के अंदर, जो कि मैंडेटरी ओन्ड होगी बाई पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और जो बेसिकली पॉसिबल जो एड्रेस करेगा रेगुलेटरी कंसर्न करेगा अराउंड द बैड बैंक स्ट्रक्चर। डिजिटल बैंकिंग यूनिट की बात करें तो RBI ने रिलीज़ करा इस गाइडलाइंस जो बेसिकली इस्टेब्लिश करते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को, DBO को। ये एक पार्ट है अनाउंसमेंट जो यूनियन बजट में हुआ था और यहाँ पे सेटअप हुए थे 75 DUB और 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो बेसिकली कॉमोमरेट करेंगे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंट्री में, आज़ादी के अमृत महोत्सव। परस्यूएंस की बात करें जो बजट अनाउंसमेंट होती है हमें कमेटी जो इस्टेब्लिश करती है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का, वो बेसिकली RBI ने सेटअप करा था, जो कि एक रोड मैप देता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ DUB। ये बेसिकली रिकमेंडेशन देता है कमेटी को, गाइडलाइंस जो फाइनलाइज करी RBI ने वो है DUB पे क्या गाइडलाइंस है। DUB एक स्पेशलाइज फिक्स पॉइंट है बिज़नेस का, जो इसमें यूनिट होती है, हब होते हैं जो सर्टेन मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, डिलीवर करते हैं डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, जो कि सर्व करते हैं एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को और सर्विस करती है डिजिटली। परमिट क्या होता है जो स्टार्ट करता है DUB, ये जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है एक्सेप्ट वो RRB हो गया, पेमेंट बैंक या लेट
एरिया बैंक्स हो गया, जिसमें पास डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो परमिट है कि वो ओपन करे DUB टीयर 1 में, और ये टीयर 6 सेंटर्स पे भी होते हैं विदाउट यहाँ पे कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती फ्रॉम द सेंट्रल बैंक हर केस में। DUB जो ट्रीट करा जाता है एज अ बैंकिंग आउटलेट करा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की बात करें तो हर DUB की जो हाउस है डायरेक्टली डिस्टिंक्शनली होगी, और यहाँ पे सेपरेट एंटिटी होगी जिसमें एग्जिट प्रोविजन भी होंगे। ये सेपरेट बेसिकली एग्जिस्टिंग BO का भी देखेंगे, जिसमें फॉर्मेट डिज़ाइन जो है अप्रोप्रिएट होती है डिजिटल बैंकिंग यूज़र्स के लिए। ये बैंक्स जो है ये फ्री है अडॉप्ट करने के लिए इंश्योर्स और या आउटसोर्स मॉडल जो ऑपरेशंस के लिए होते हैं डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट के लिए होती है, जिसमें DUB आते हैं। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात करें तो हर DUB जो है ऑफर करती है एक सर्टेन मिनिमम डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट, जो इसमें सर्विसेज भी आती है, जैसे लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स हो गए, सर्विसेज आ गए, अकाउंट ओपनिंग आ गया, डिजिटल किट हो गया जो कस्टमर्स के लिए मर्चेंट्स के लिए भी है। एसेट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली एप्लीकेशंस भी यूज़ होती है, ऑन बोर्ड करती है कस्टम फ्री आइडेंटिफाइड डिटेल MSME जो है। और यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज में कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट जैसी चीज़ें आती है थ्रू ATM, कैश डिपॉजिट मशीन्स भी आती हैं यहाँ पे, इंटरनेट बैंकिंग 5 स्टॉक भी आते हैं। अदर फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैंक्स के पास ऑप्शन है कि वो एक्सचेंज कर सकते हैं डिजिटल बिजनेस फैसिलिटेटर कॉरस्पॉन्डेंट एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे वर्चुअल फुटप्रिंट DUB ऑफर करते हैं हैंड्स ऑन कस्टमर एजुकेशन सेफ डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स पे और प्रैक्टिसेस में, जो बेसिकली इंडक्ट कर रहे हैं कस्टमर्स को कि वो सेटअप करें सेल्फ सर्विस को डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज पे। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये बेसिकली DUB लोकेट होते हैं, और यहाँ पे कैशमेंट एरिया जो है पर्पज़ के लिए होगा। दे शुड बी एडुकेट डिजिटल मैकेनिज्म जो बेसिकली ऑफर करता है रियल टाइम असिस्टेंस, रिड्रेस करता है कस्टमर ग्रीवेंसेस को और डायरेक्टली और थ्रू बिजनेस फैसिलिटेटर्स को देखता है। डिजिटल बैंक्स का क्या है, ये बेसिकली रिलाई करते हैं इंटरनेट पे या अप्रॉक्सीमेट चैनल पे जो ऑफर करते हैं सर्विसेज को, डिपॉजिट, एक्सटेंडेड लोन्स, और ये फिजिकली ब्रांचेस नहीं होते हैं। ग्लोबली डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस जो है वो डिफरेंट नेम्स पे होता है। वर्चुअल बैंक्स होता है हांगकॉन्ग में, इंटरनेट ओनली बैंक्स होता है कोरिया में, ताइवान में होता है, और डिजिटल बैंक्स होता है सिंगापुर में। फिर आपका एसेंशियल कंबाइन करता है ऑनलाइन और म्यूज़िक मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज जो कि एक अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब जो है एक्सेस करता है बैंकिंग फीचर्स को, सर्विसेज को जो बैंक वेबसाइट पे होता है फ्रॉम योर कंप्यूटर। मोबाइल बैंकिंग जो है यहाँ पे एक ऐप है जो बेसिकली एक्सेस देता है कोई भी बैंकिंग फीचर्स को मोबाइल डिवाइसेस को जो स्मार्टफोन या टैबलेट पे देखता है। ओवरऑल 3 मॉडल्स है जो इमर्ज करते हैं और डिजिटल बैंक्स होते हैं मॉडल्स के जो कॉन्टेक्स्ट है डिजिटल बैंक्स का। पहला है नियो बैंक्स। नियो बैंक्स में क्या होता है, ये ऑनलाइन ओनली फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी होती है, फिनटेक होते हैं कंपनी जो पार्टनर करती है इंक्यूबेटेड लाइसेंस बैंक्स के और ऑफर करते हैं स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विसेज, जैसे आपका डिपॉजिट कार्ड्स हो गया, पेमेंट्स हो गए, ओपन टेक्नोलॉजी रोज पे हो गया, ऑटोनॉमस यूनिट हो गया ट्रेडिशनल बैंक का जो बेसिकली एंटिटीज़ होते हैं नियो बैंकिंग ऑपरेशन ट्रेडिशनल बैंक के जो फंक्शन करते हैं ऑटोनॉमसली कंप्लीट करते हैं स्टैंड अलोन नियो बैंक्स। एग्जांपल है 811, कोटक महिंद्रा, योनो हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फुल स्टैक लाइसेंस डिजिटल बैंक्स भी है यहाँ पे। ये इंडिपेंडेंट डिजिटल बैंक से जो बेसिकली रेगुलेट होते हैं बैंकिंग रेगुलेटर्स के थ्रू, ऑपरेट करते हैं अपने ब्रांड के अंदर और बैलेंस शीट जो होती है इनकी। स्टारलिंक हो गया, वी बैंक हो गया, काकाओ हो गया, मोन्जो हो गया, N26 हो गया। इसके अलावा अदर डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट्स क्या है बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी के, फिर है आपका NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। NBFCs की बात करने वाले हैं हम। NBFCs ने क्या हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे RBI ने टाइट करा NBFC के लैंडिंग प्रोसेस को और डिस्क्लोजर गाइडलाइंस को। बेसिकली RBI ने स्केल बेस्ड रेगुलेटर्स को देखा है जो NBFC करते हैं 3 लेयर्स में। एग्रीगेट एक्सपोजर जो अपर लेयर पे होता है NBFC का, वो उसकी एंटिटी है कि वो हायर होना चाहिए 20% से कैपिटल बेस का। ऑल्दो जो बोर्ड है वो अप्रूव कर सकता है एडिशनल 5%। हाउएवर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज है जो एग्रीगेट लिमिट है वो 30% करेगा टू सिंगल एंटिटी। यहाँ पे जो ग्रुप है कनेक्टेड एंटिटीज़ या एग्रीगेट एक्सपोज जो है लिमिटेड होगा 25% का कैपिटल बेस पे। जितने भी अपर लेयर NBFCs का है जो पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज जो कि 35% पे रहेगा, अनलेस जो सैंक्शन है बाय द बोर्ड। मिड लेयर और अपर लेयर NBFCs जो लैंड नहीं करेंगे मोर देन 5 करोड़ टू द डायरेक्टर CEO और रिलेटिव्स जो डायरेक्टर्स हैं, ये बेसिकली लैंड नहीं करेंगे कोई भी फॉर्म किसी भी डायरेक्टर्स को या कोई भी रिलेटिव को जो इंटरेस्टेड है एज अ पार्टनर, मैनेजर, एम्प्लॉयर या गारंटर। लोन जो प्रोवाइड करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर्स पे जो बोरोवर्स है उन्होंने ऑब्टेन करा था प्रायर परमिशन
गवर्नमेंट या कोई भी राष्ट्रीय अथॉरिटीज़ इस प्रोजेक्ट से। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है RBIH जो है ये बेसिकली इनाग्रेट हुआ था बेंगलुरु में, सेटअप हुआ था सेक्शन 8 कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। इसमें जो इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा 100 करोड़ का होगा। RBIH जो है इंकरेज करता है, नर्चर करता है फाइनेंशियल इनोवेशन सस्टेनेबल मैनर में, जो कि इंस्टीट्यूशनली सेटअप करेगा। ये क्रिएट करता है इकोसिस्टम जो फोकस करता है, प्रमोट करता है, एक्सेस देता है फाइनेंशियल सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स जो लोअर इनकम पॉपुलेशन में रहते हैं कंट्री में। हब जो है कन्वर्ज करेगा अमंग द वेरियस स्टेक होल्डर्स BFSI सेक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, रेगुलेटर्स, एकेडेमिया, फाइनेंशियल इनोवेशन स्पेस, निधि जो कंपनीज है। नेक्स्ट न्यूज़ है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड करता है निधि रूल्स को। पब्लिक कंपनी जो सेटअप होती है निधि के अंदर, उसका शेयर ऑफ कैपिटल होगा 10 लाख का, जो कि पहला उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा निधि को फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट। इससे पहले यहाँ पे कोई नीड नहीं थी कंपनी को डिक्लेयर करने के लिए। प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स जो कंपनीज़ के, उनके पास क्राइटेरिया है कि उनको ले डाउन करेंगे रूल्स पे। निधि कंपनी जो है सिमिलर होती है NBFC में, निधि फॉर्म होती है और बोरो करते हैं, लेंड करते हैं मनी अपने मेंबर्स को। ये इनकलकेट करती है सेविंग हैबिट्स जो कि मेंबर्स पे होती है, और ये वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। यहाँ पे कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बट नीड अप्रूवल, यहाँ पे अप्रूवल चाहिए होती है कंपनीज एक्ट से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये रेगुलेट करा है ऑपरेशनल मैटर्स, और RBI के पास पावर है कि वो इशू कर सकते हैं डायरेक्टर्स को कि वो डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटीज़ पे काम करें, और डील नहीं कर सकते चिट फंड्स पे या हायर परचेज फाइनेंस पे, लीज फाइनेंस पे, या इन सिक्योरिटीज़ या सिक्योरिटीज़ बिजनेस। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते हैं फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जो कि लेंड करते हैं फंड्स को, कोई भी अदर मेंबर्स एक्सेप्ट मेंबर्स, कोई भी अदर पर्सन को एक्सेप्ट मेंबर्स। ओनली इंडिविजुअल मेंबर्स जो है अलाउड होंगे निधि कंपनीज़ में। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट की बात करें MCRL, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ करा MCRL फॉर द फर्स्ट टाइम 3 सालों में। MCRL बेसिकली RBI ने इंस्टीट्यूट करा था, जो आया था April 1, 2016 से। जो लोअर इंटरेस्ट रेट है जो बैंक का है वो लैंड करता है और ऑफर कर सकता है। ये ट्रांसपेरेंसी लाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जो डिटरमाइन करता है इंटरेस्ट रेट को। कैलकुलेशन जो बेस्ड होती है 4 कॉम्पोनेंट पे होती है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरिंग होती है कैश रिजर्व रेशियो पे। ऑपरेशनल कॉस्ट आते हैं, टेन्योर प्रीमियम होता है। टेन्योर क्या होता है? बेसिकली जो अमाउंट टाइम का होता है, और लेट फॉर प्री पेमेंट ऑफ बैंक लोन होता है। काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर की बात करें CCB, तो रिसेंटली RBI ने डिसाइड करा है कि वो एक्टिवेट नहीं करेगी CCB फ्रेमवर्क जो है। CCB में वो बेसिकली RBI ने लाया था 2015 में। बेसल 3 के जो नॉर्म्स है सेंट्रल बैंक्स ने स्पेसिफाई करा था सर्टेन कैपिटल एक्यूरेसी नॉर्म्स जो बैंक्स के होते हैं कंट्री में। CCB एक पार्ट है नॉर्म्स का, और ये कैलकुलेट करता है फिक्स परसेंटेज ऑफ बैंक रिस्क वेटेड लोन्स बुक। CCB रिजीम 2 फोल्ड में होते हैं। रिक्वायर होता है बैंक्स को बिल्डअप करे बफर कैपिटल के गुड टाइम्स में, और ये बेसिकली यहाँ पे मेंटेन करता है फ्लो ऑफ क्रेडिट जो कि रियल सेक्टर पे होता है, डिफिकल्ट टाइम्स पे होता है। ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट करता है बैंकिंग सेक्टर को, जो कि इनडिस्क्रिमिनेट करता है लेंडिंग इन द पीरियड ऑफ एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ, जो कि एसोसिएट है किसी भी बिल्डिंग अप ऑफ सिस्टम पे। कोर बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो गवर्नमेंट ने प्लान करा है कि वो बेसिकली इंटायर पोस्ट ऑफिस की जो नेटवर्क है 1.5 लाख CBS को 2022 में अलाउ करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स इंटर ऑपरेशनेबिलिटी जो बैंकिंग नेटवर्क के साथ होगा। CBS जो बेसिकली डिफाइंड है बैक एंड सिस्टम है जो प्रोसेस करता है बैंकिंग ट्रांजेक्शन अक्रॉस वेरियस ब्रांचेज ऑफ अ बैंक। करंटली जो पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है सेविंग बैंक सर्विसेज करता है। बैंक पेमेंट जो है यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी होता है। इसके अलावा यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम, हम फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो गवर्नमेंट ने बैक करा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है बेसिकली ऑपरेशन स्टार्ट करता है Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 में, और 1 ट्रिलियन की यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड करता है जो कि ईयर पे सेटअप करता है। इसके अलावा यहाँ पे नेशनल बैंक जो है NABFID, इसका जो हेडक्वार्टर्स है इम्पोर्टेंट है मुंबई में, और ये किसका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन है जो कि इसके अंडर आता है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 का। शेयर ऑफ कैपिटल जो है 1 लाख करोड़ का है, और ये बेसिकली रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि सेक्शन 45N ऑफ RBI एक्ट के अंदर आता है 1934 के अंदर। जो यहाँ पे 5th जो है AIFI जो है वो होगा आपका एग्जिम बैंक के बाद, नाबार्ड के बाद, NHB के बाद और SIDBI के बाद। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसको डेवलपमेंट बैंक या डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी बुलाता है। एक इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली प्रोवाइड करता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस को।
कैटेगरी की जो बेसिकली है जोग्राफिकल कवरेज है एप्लीकेशन की, वो क्लासिफाइड है इन कैटेगरीज़ में, ऑल इंडिया DFI, स्टेट DFI, रीजनल DFI। तो उसमें फंक्शनल क्लासिफिकेशन दे रखी है ऑल इंडिया DFI की। टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है जो एक्सपेक्टेड है कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस करेंगे डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। NCI लिमिटेड IDFC बैंक हो गया आपका। फिर रिफाइनेंसिंग करेगी इंस्टीट्यूशन को, जिसमें रिफाइनेंस बैंकिंग का होता है। बैंकिंग रिफाइनेंसिंग में बेसिकली बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएट्स जो फाइनेंस करते हैं एग्रीकल्चर SSI को, हाउसिंग सेक्टर को, नाबार्ड, SIDBI, NHB। स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन जो है ये आराने बैंक है, फिर DCI बैंक है, फिर आपका इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है जो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी बॉन्ड और बड़े सारे मीन्स जो रेस करते हैं फंड्स। उसके बाद फंडिंग सोर्सेज जो DFI के हैं, गवर्नमेंट ग्रांट करती है, बोरिंग होती है गवर्नमेंट से, RBI यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म ऑपरेशन लोन्स जो लैटरल इंस्टीट्यूशन से रहते हैं, वर्ल्ड बैंक या इशूंस होती है बॉन्ड्स का फ्रॉम DFI जो है बैंक से इन्वेस्ट करते हैं, उसमें सारे रिक्वायरमेंट्स में। सिग्निफिकेंस क्या होती है, फाइनेंसिंग होती है यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, सपोर्ट होता है बड़े सारे DFI का जो प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट टेक्निकल एडवाइस, बिल्डिंग करते हैं गुडविल लोन जो बेसिकली DFI के कि वो हेल्प करती है कंट्रीज़ को गुडविल बनाने के लिए। क्राइसिस फंडिंग में भी बहुत काम करता है ये। फिर आपका लेसर रीपेमेंट बर्डन होता है यहाँ पे, मॉनिटोरियम और इजी रीपेमेंट ऑप्शन होता है लोन्स के लिए, लोन रीपेमेंट जो है आपका बर्डन जो है कम होता है देन फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ फंड। फिर आपका कॉन्सेप्ट जो न्यूज़ में रहा है वो बात कर लेते हैं। पहला है को लोकेशन फैसिलिटीज़, तो ये डेडिकेटेड स्पेसेस है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग का, जो कि राइट नेक्स्ट है एक्सचेंज सर्वर्स का, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी हाई रहती है। एल्गो ट्रेडर्स भी बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे सिस्टम प्रोग्राम्स का। को लोकेशन फैसिलिटीज़ जो है बहुत क्लोज रहती है स्टॉक एक्सचेंज सर्वर्स के। ट्रेडर्स यहाँ पे एक एडवांटेज होता है उनके पास कि वो कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूज़ में ये है कि अनअर्थिंग जो को लोकेशन फैसिलिटीज़ की स्कैम की बात करें तो ट्रेडिंग जो नंबर है वो प्रोवाइड होते हैं अनफेयर एक्सेस यहाँ पे 2012 लेकिन 2014 तक, जो इनेबल करती है उनको कि लॉग इन करें इसको। फिर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सेबी ने नोट करा है NSE कंट्री का लार्जेस्ट इक्विटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज जो सिस्टमेटिकली रिपोर्ट करता है MII को। स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी और क्लियरिंग हाउसेज जितने भी MII के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं की पार्ट जो नेशन का वाइटल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेसेसरी है, स्मूथ है, अनइंटरप्टेड है, फंक्शनिंग करता है सिक्योरिटीज़ मार्केट की। ये बेसिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है नेचर में। ये हाईलाइट करता है जुलान कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से, जो स्टेट करती है MMI का फिनोमिनल ग्रोथ जो आई है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन लिस्टेड कंपनीज का, कैपिटल रेज करती है और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है अकाउंट करते हैं ब्रोकर डिपॉजिटरी का। एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान की बात करें तो ESOP जो है एक टाइप ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम है, यह प्लान है जो बेसिकली इंक्रीज़ करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो एक्वायर करें स्टॉक को, ओनरशिप को, कंपनीज़ को जो वो काम कर रहे हैं। ये बेसिकली इंप्रूव करते हैं परफॉर्मेंस कंपनीज़ का, जो इंक्रीज़ कर रहे हैं वैल्यूज़ शेयर्स का, वो कर रहे हैं स्टॉक होल्डर्स का, और ये काम कर रहे हैं वो कंपनीज़ में। प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़ के विद टैक्स बेनिफिट, यहाँ पे इंसेंटिवाइज करते हैं ओनर्स को कि वो ऑफ़र करें एम्प्लॉयज़ को। फिर आपका यहाँ पे जो है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की बात करें तो सेबी ने टाइटन करा है नॉर्म्स को जो पर्टेन करता है CSI का, वो लाता है म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर्स और रिमूव करता है रेगुलेटरी आर्बिट्री का। CIS एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहाँ पे बड़े सारे इंडिविजुअल जो खुद आते हैं और पूल करते हैं अपने पैसे ताकि वो इन्वेस्ट करें होल फंड कलेक्शन में और पर्टिकुलर एसेट पर। रिटर्न या प्रॉफिट जो आ रहा है इन्वेस्टमेंट में वो शेयर होंगे एज़ पर द एग्रीमेंट फाइनलाइज होती है इन्वेस्टर्स के, और ये सेट करते हैं इसको। उसके अलावा जो स्कीम है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो कंसिडर नहीं करती CIC का। बॉन्ड्स जो न्यूज़ में रहे वो 0 कूपन बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट ट्रेड टैक्सेस जो है अमेंड हुए, इनकम टैक्स रूल्स जो अलाउ करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स का टू इशू करते हैं 0 कूपन बॉन्ड्स का। ये एक डेप्ट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट जो पे नहीं कर रही इंटरेस्ट का, ये क्रेडिट डीप डिस्काउंट है, ये ऑफर करती है फुल फेस वैल्यू का प्रॉफिट का मैच्योरिटी में। एक डिफरेंस जो परचेज और प्राइस है 0 कूपन बॉन्ड का और पार वैल्यू जो इंडिकेट करते हैं इन्वेस्टर का रिटर्न करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली जो ऑयल बॉन्ड्स हैं यहाँ बेसिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये P नोट्स है जो गवर्नमेंट इशू करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का, और ये बेसिकली कैश करते हैं
गवर्नमेंट को जो ओन करते हैं। नीड क्या है, जो फ्यूल प्राइसेस है बहुत हाई है फॉर कंज्यूमर। गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की कि वो चार्ज करे कंज्यूमर को लेस प्राइसेस में, और बैलेंस जो है पेड होगा गवर्नमेंट का। तो ये हाउएवर जो गवर्नमेंट है वो पे करती है कैश में, पर ये जो टैक्स है वो सिंपल जो सैम्पल पीपल है वो कलेक्ट करते हैं, मनी फिर पे करते हैं। नेगेटिव बॉन्ड यील्ड की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव यील्डिंग बॉन्ड जो है वो कॉज करते हैं बॉन्ड होल्डर्स को कि वो सारा पैसा लूज़ कर ले जब वो मेच्योर हो जाए। नेगेटिव यील्ड बॉन्डिंग जो है प्रिस्क्राइब होती है सेफ हैवन एसेट जो टाइम जो रहती है टर्मोइल के, लाइक कोविड-19 डिस्ट्रप्शन। ये तब होता है जब एक्सट्रीमली लो इंटरेस्ट रेट होता है और मैनी लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है एक्सेप्ट करते हैं नेगेटिव रिटर्न इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी लिक्विडिटी पे।